हेलो एवरीवन। सो यहां पे आपके पास प्रॉब्लम दिख रहा होगा, ये आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का फर्स्ट यूनिट मतलब बेसिक्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का आपके पास ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, राइट। और मैंने ये आपको बताया था कि यहाँ पे हम इस सब्जेक्ट को कैसे कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम कैसे कवर करने वाले हैं, क्वेश्चन के थ्रू हम कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, ठीक है। मतलब हम क्वेश्चन के थ्रू उस क्वेश्चन में जितने भी कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं वो सारे कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। क्लियर है पॉइंट। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। ये आपके पास फर्स्ट यूनिट जो आपके पास बेसिक्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन था, फर्स्ट यूनिट आपके पास क्या था, बेसिक्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, बेसिक्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सो ये आपके पास जो फर्स्ट यूनिट था, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे और क्वेश्चन देखेंगे इसी यूनिट पे, राइट। उस पे भी, उस क्वेश्चन से भी कॉन्सेप्ट हम कवर करते चलेंगे। राइट नाउ फिलहाल आपके पास ये पहला प्रॉब्लम है जो कि आपके पास बोर्ड में आपको दिख रहा होगा। राइट नाउ पहला प्रॉब्लम आपके पास क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। कंसिडर अ प्रिज्मेटिक रॉड, ठीक है। अब सबसे पहले प्रिज्मेटिक का मतलब क्या होता है, प्रिज्मेटिक का मतलब होता है कि थ्रू आउट द लेंथ अगर एरिया आपके पास सेम है, थ्रू आउट द लेंथ अगर आपके पास एरिया सेम है तो ऐसे मेंबर को हम क्या बोलते हैं, ऐसे मेंबर को हम बोलते हैं प्रिज्मेटिक मेंबर। क्लियर है पॉइंट। ऑफ डाया 10 सेंटीमीटर इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल पुल ऑफ 10 किलो न्यूटन एज शोन इन फिगर, करेक्ट। सो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है प्रिज्मेटिक रॉड, दिस इज द प्रिज्मेटिक रॉड। और ये जो प्रिज्मेटिक रॉड है जिसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आपके पास टेंसाइल लोड लगा हुआ है, आप उसको खींच रहे हो 10 किलो न्यूटन के लोड से, राइट। सो हमको क्या फाइंड आउट करना है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपके पास फाइंड आउट करना है नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस इन अ प्लेन which makes an angle 30 degree counter clockwise from the vertical plane, करेक्ट है पॉइंट। सो सबसे पहले अगर हम स्ट्रेस की बात करते हैं, राइट, सबसे पहले अगर हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो स्ट्रेस बेसिकली क्या होता है, स्ट्रेस होता है आपके पास दैट इज नथिंग बट द इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास स्ट्रेस होता है, राइट। कोई भी आपके पास अगर बॉडी है, जैसे यहीं पे आपको दिख रहा होगा ये रॉड, और इस रॉड में आप क्या लगा रहे हो, इस रॉड में आप टेंसाइल लोड लगा के रखे हो, तो बेसिकली होगा क्या, ये जो आपके पास रॉड है, दिस रॉड इज ट्राई टू डिफॉर्म, ठीक, क्योंकि लोड आपने लगा के रखा हुआ है, 10 किलो न्यूटन का लोड आपने लगा के रखा हुआ है। सो डेफिनेटली ये जो आपके पास रॉड है, इस रॉड में कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगा। और यहां पे जब हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वहां पे हम बात करते हैं डिफॉर्मेबल या इलास्टिक बॉडी के बारे में, राइट। बॉडीज जो होती है वो दो टाइप की बॉडीज होती है, एक आपके पास रिजिड बॉडी होती है और एक होती है आपके पास डिफॉर्मेबल बॉडी, राइट। रिजिड बॉडी आपके पास क्या होता है, रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी होती है जिसमें आप फोर्स लगाओ, जिसमें आप मोमेंट लगाओ, लेकिन जो डिफॉर्मेशन होता है वो डिफॉर्मेशन या तो बिल्कुल भी नहीं होता, या फिर जो डिफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। गेटिंग माय पॉइंट। सो रिजिड बॉडी क्या होती है, रिजिड बॉडी आपके पास ऐसी बॉडी होती है जिसमें अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस, अंडर द एक्शन ऑफ मूवमेंट जो डिफॉर्मेशन होता है वो डिफॉर्मेशन या तो नहीं होता, या तो जो डिफॉर्मेशन है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं रिजिड बॉडी, राइट। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम किस बॉडी के बारे में बात करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम बात करते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में, ना कि रिजिड बॉडी के बारे में। क्लियर है पॉइंट। सो भाई डिफॉर्मेबल बॉडी क्या है, ठीक है। सो सीधी सी बात है, जो आपके पास रिजिड बॉडी नहीं है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास डिफॉर्मेबल बॉडी है। सो डेफिनेटली अगर आप लोड लगा रहे हो तो लोड लगाने के कारण से क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा। और उस डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करने के लिए, उस डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करने के लिए मटेरियल के अंदर में, ठीक है, या फिर आप देख रहे हो जैसे रॉड, ये जो रॉड है ये किसी ना किसी मटेरियल से मिलकर बना होगा, ठीक है। ये जो रॉड है वो किसी ना किसी मटेरियल का बना होगा, राइट। सो जो मटेरियल है वो मटेरियल क्या करता है, जो लोड आप अप्लाई कर रहे हो उस अप्लाइड लोड के अगेंस्ट में क्या करता है, रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ठीक है। उसमें रेजिस्टेंस फोर्स क्या होता है, रेजिस्टेंस फोर्स जनरेट होता है, और वही जो इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। गेटिंग माय पॉइंट। सो डिफॉर्मेशन है, ठीक है, डिफॉर्मेशन होगा, उस डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने के लिए आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स सेटअप होता है, और स्ट्रेस बेसिकली है क्या, दैट इज नथिंग बट द इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया। क्लियर। सो यूनिट भी अगर आप देखोगे तो यूनिट भी बड़ा आसान है, राइट। आपके पास यूनिट क्या हो जाएगा भाई, यहां पे अगर मैं बोलता हूं इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स है, सो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड दैट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दैट इज आल्सो कॉल्ड द पास्कल।
क्लियर है पॉइंट। सो अगर आप देखोगे जैसे 1 किलो पास्कल हो गया, ठीक है, अगर यहीं से आप देख सकते हो 1 किलो पास्कल अगर मैं बोलता हूं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 10⁻³ पास्कल, ठीक है। सो यूनिट्स अगर आप देखोगे तो भाई किलो पास्कल, मेगा पास्कल, करेक्ट है, मेगा पास्कल, चलो 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10⁻6 पास्कल, या फिर मैं बोल सकता हूं 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। सो 1 मेगा पास्कल को देखो दूसरे तरीके से और लिख सकता हूं, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल्स बना रहे हो तो आपको ये चीज काफी यूज होने वाला है, ठीक है। आप कभी भी यूनिट कन्वर्जन के बेसिस पे गलतियां नहीं करना, राइट। सो यहां पे अगर आप देखोगे सो 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐसा लिख सकता हूं क्या, ये हो गया 10⁻6 न्यूटन, और मेरे को अच्छे से पता है कि 1 मीटर में कितने होते हैं मिलीमीटर, 10⁻³ मिलीमीटर, राइट। सो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 10⁻6 मिलीमीटर स्क्वायर, क्लियर है पॉइंट। सो 10⁻6 सो यहां से क्या आ जाएगा 1 मेगा पास्कल जो है वो किसके बराबर होता है, तो 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बराबर होता है, राइट। सो ये काफी यूज होगा आपको, ठीक है, जब भी आप न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे यूनिट कन्वर्जन के टाइम पे काफी यूज होगा। और बड़े यूनिट की बात करोगे तो गीगा पास्कल हो गया। सो 1 गीगा पास्कल इज इक्वल टू कितना होता है 10⁹ पास्कल, 1 गीगा पास्कल इज इक्वल टू 10⁹ पास्कल, करेक्ट है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास यूनिट्स है, किसकी यूनिट है, आपके पास स्ट्रेस की यूनिट है, करेक्ट है पॉइंट, राइट। अच्छा एक चीज और यहां पे समझने वाली बात यह है कि जो स्ट्रेस जो होता है, ठीक है, स्ट्रेस जो होता है वो आपके पास कैसी क्वांटिटी होती है, स्ट्रेस जो होता है वो होता है मेरे पास सेकेंड डिग्री टेंसर क्वांटिटी, करेक्ट है पॉइंट, ये भी आप दिमाग में रखेंगे। स्ट्रेस आपके पास कैसी क्वांटिटी होती है, स्ट्रेस जो होती है आपके पास सेकेंड डिग्री टेंसर क्वांटिटी होती है। तो सेकेंड डिग्री टेंसर का मतलब क्या है, ठीक है सर हमने वेक्टर सुना है, सर हमने स्केलर सुना है, सर ये सेकेंड डिग्री टेंसर क्या है, राइट। सो देखो सेकेंड डिग्री टेंसर वो क्वांटिटीज है जिसको डिफाइन करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए होता है, हमको चाहिए होता है डायरेक्शन, हमको चाहिए होता है डायरेक्शन, हमको चाहिए होता है क्या मैग्नीट्यूड, और हमको क्या चाहिए होता है, हमको चाहिए होता है प्लेन, ठीक है, हमको क्या चाहिए होता है, हमको चाहिए होता है प्लेन। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देख रहे होगे, ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है बट इसमें आपके पास नंबर ऑफ सब क्वेश्चंस है। जैसे यहां पे आप पहला क्वेश्चन अगर आप देख रहे होगे तो उसमें आपके पास बोल रहा है कि भाई कुछ अलग प्लेन देके रखा है, दूसरे क्वेश्चन में आपके पास जो प्लेन का जो लोकेशन है वो अलग है, तीसरे केस में प्लेन का जो लोकेशन है वो अलग है। सो हर एक प्लेन में आपके पास जो स्ट्रेस की वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, अलग अलग होंगी, राइट। सो अगर हमें स्ट्रेस बताना है तो स्ट्रेस बताने के लिए हमें डायरेक्शन भी चाहिए, डायरेक्शन का मतलब टेंसाइल है, कंप्रेसिव है, शियर है, किस टाइप का आपके पास स्ट्रेस सेटअप हो रहा है, मैग्नीट्यूड आपको बताना है, और साथ में ये भी आपको बात करनी है कि ये सारी चीजें जो स्ट्रेस आप कैलकुलेट कर रहे हो, चाहे वो नॉर्मल स्ट्रेस हो या शियर स्ट्रेस हो, वो किस प्लेन में है, उस प्लेन का लोकेशन क्या है, गेटिंग माय पॉइंट। सो डायरेक्शन भी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए, और हमको क्या चाहिए, हमको प्लेन भी चाहिए होता है, गेटिंग माय पॉइंट। दैट्स व्हाई जो स्ट्रेस होता है वो कैसी क्वांटिटी है, दैट इज सेकेंड डिग्री टेंसर। स्ट्रेस आपके पास सेकेंड डिग्री टेंसर है, स्ट्रेन आपके पास सेकेंड डिग्री टेंसर होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास सेकेंड डिग्री टेंसर होता है। सो सबसे पहले आपको समझना है कि सेकेंड डिग्री टेंसर का मतलब क्या होता है। सो आप क्या बोलेंगे, सेकेंड डिग्री टेंसर के लिए हमको क्या क्या चाहिए, हमको चाहिए डायरेक्शन, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए मैग्नीट्यूड, और हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए प्लेन, हम किस प्लेन में स्ट्रेस या स्ट्रेन जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। क्या मेरी बात समझ पाए हो, ठीक है। तो चलिए ये आपके पास मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बता दिया। अच्छा सेकेंड आपके पास क्या है, यहां पे नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस के बारे में बात हो रही है, करेक्ट है। यहां पे आपके पास देखोगे तो क्वेश्चन में आपके पास नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करने बोलता है। सो नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, शियर स्ट्रेस आपके पास क्या है, ठीक है। सो देखो होता क्या है, जो स्ट्रेस है उसको आप, ठीक है, अगर हम बेसिक क्लासीफाई करते हैं तो स्ट्रेस को हम कैसे बेसिक क्लासीफाई करते हैं, स्ट्रेस जो होता है वो हमारे पास होता है डायरेक्ट स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस, और क्या होता है हमारे पास इनडायरेक्ट स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस एंड इनडायरेक्ट स्ट्रेस, क्लियर है पॉइंट। अच्छा डायरेक्ट स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, फोर्स के कारण से जो स्ट्रेस सेटअप होता है, ठीक है, फोर्स के कारण से किसी भी मेंबर में जो स्ट्रेस सेटअप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस। और मोमेंट के कारण से जो आपके पास किसी भी कंपोनेंट में जो स्ट्रेस सेटअप होता है उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्ट्रेस, क्लियर है। यहां पे तो मोमेंट की बात नहीं हो रही है, जब मोमेंट की बात होगी तो वहां पे जो मोमेंट के कारण से जो स्ट्रेस आएगा हम उसकी बात करेंगे, क्लियर है क्या पॉइंट, ठीक है। सो अगर मैं डायरेक्ट स्ट्रेस की बात अगर मैं करता हूं तो डायरेक्ट स्ट्रेस किसके कारण से था, फोर्स के कारण से। अब आपके पास जो फोर्स है वो फोर्स आपके पास
या तो जो एरिया आप कंसीडर करके चल रहे हो उस कंसीडर के नॉर्मल होगा, या तो आपके पास क्या होगा, उस एरिया के क्या होगा, उस एरिया के परपेंडिकुलर होगा, सॉरी या तो नॉर्मल होगा या तो आपके पास क्या होगा, टेंजेंशियल होगा। करेक्ट है पॉइंट। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल यहीं पे अगर आप देखोगे जैसे इस रॉड को, तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है एरिया, चलो ये मेरे पास क्या हो गया भाई, ये मेरे पास वर्टिकल प्लेन का एरिया हो गया। सो ये जो वर्टिकल प्लेन का जो एरिया है, ठीक है, यहां पे अगर आप देखोगे तो जो फोर्स है या तो आपके पास क्या हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, ठीक है, आपके पास जो भी एरिया आप देख रहे हो उस एरिया के नॉर्मल हो सकता है, या तो फिर क्या हो सकता है, उस एरिया के क्या हो सकता है, उस एरिया के पैरेलल हो सकता है, या फिर टेंजेंशियल हो सकता है। सो अगर नॉर्मल है तो उसके कारण से क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेस सेटअप होगा। अगर टेंजेंशियल है तो उसके कारण से क्या सेटअप होगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस, या उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं शियर स्ट्रेस, क्योंकि जो भी टेंजेंशियल फोर्स है उसका नेचर होता है शियर का। गेटिंग माय पॉइंट। सो भाई ये जो अगर मैं बोलता हूं नॉर्मल स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस, मतलब आप समझ जाइए कि प्लेन के नॉर्मल जो कोई फोर्स होगा दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्मल स्ट्रेस, और प्लेन के जो पैरेलल होगा या टेंजेंशियल होगा दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शियर स्ट्रेस, या फिर उसी को हम बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। क्लियर है पॉइंट। नॉर्मल स्ट्रेस आपके पास क्या हो सकता है, नॉर्मल स्ट्रेस या तो टेंसाइल हो सकता है या तो कंप्रेसिव हो सकता है, बेस्ड ऑन द लोड आपके पास टेंसाइल लोड लगा हुआ है या कंप्रेसिव लोड लगा हुआ है, उसके बेसिस पे जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो या तो टेंसाइल हो सकता है या तो कंप्रेसिव हो सकता है। और टेंसाइल स्ट्रेस को हम जनरली पॉजिटिव लेके ही चलने वाले हैं और कंप्रेसिव स्ट्रेस को हम निगेटिव लेके चलते हैं। क्लियर है पॉइंट। टेंसाइल स्ट्रेस पॉजिटिव, कंप्रेसिव स्ट्रेस आपके पास निगेटिव, दिस इज द साइन कन्वेंशन फॉर द नॉर्मल स्ट्रेस। क्लियर है पॉइंट। वैसे ही अगर हम शियर स्ट्रेस की बात करते हैं तो शियर स्ट्रेस जो है वो क्लॉकवाइज हो सकता है या तो शियर स्ट्रेस हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज हो सकता है। सो क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव और काउंटर क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। ठीक है। सो साइन कन्वेंशन आपके पास सिंपल साइन कन्वेंशन है। करेक्ट है। सो ये आपको मैंने कुछ बेसिक्स बातें बता दी जो आपको जरूरत पड़ने वाली है इस प्रॉब्लम को बनाने के लिए। क्लियर हो गई क्या इतनी बात? ठीक है। चलिए तो मैंने यहां पे आपको क्या क्या बता दिया अभी तक। भाई स्ट्रेस क्या होता है, राइट। स्ट्रेस कितने टाइप के होते हैं, स्ट्रेस डायरेक्ट स्ट्रेस, इनडायरेक्ट स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस फोर्स के कारण से, इनडायरेक्ट स्ट्रेस मोमेंट के कारण से। यहां पे इनडायरेक्ट स्ट्रेस की बात नहीं करेंगे, ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे वहां पे बात करेंगे। डायरेक्ट स्ट्रेस अगर मैं बोलता हूं तो भाई डायरेक्ट स्ट्रेस फोर्स के कारण से है। फोर्स आपके पास नॉर्मल हो सकता है, फोर्स आपके पास टेंजेंशियल हो सकता है। नॉर्मल के लिए, नॉर्मल अगर फोर्स है, नॉर्मल फोर्स प्लेन के नॉर्मल, ठीक। अगर प्लेन के पैरेलल है, टेंजेंशियल है, शियर स्ट्रेस या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस। स्ट्रेस कैसी क्वांटिटी है, स्ट्रेस जो है वो सेकेंड डिग्री टेंसर क्वांटिटी है। क्लियर हो गई क्या इतनी बात? ठीक है। चलिए इतना बात अगर आपको क्लियर हो गया, सो अब हम क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम में आते हैं। क्लियर है पॉइंट। सो मैंने वही आपको बोला है भाई, मैं प्रॉब्लम पकड़ूंगा और प्रॉब्लम में जो भी चीजें जरूरत है वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, कॉन्सेप्ट भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे और साथ में प्रॉब्लम भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो इतना इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है। अब आपके पास यहां पे जो रॉड है, उस रॉड में जो फोर्स लगा है, तो कैसा फोर्स दिख रहा है आपको, टेंसाइल फोर्स लगा हुआ है। तो P मेरे पास कितना गिवन है, 10 किलो न्यूटन। करेक्ट है। अच्छा, मेरे पास अगर मैं एरिया बोलूं तो ये मेरे पास कितना हो गया भाई, ये हो जाएगा मेरे पास π/4 मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, चाहो तो आप क्या करो, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो या फिर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लो। करेक्ट है, क्योंकि 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मेगा पास्कल होता है। और यहां पे जो भी स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, यहां पे हालांकि मैंने लिखा तो नहीं है, लेकिन मेरे को किसमें फाइंड आउट करना है, मेरे को फाइंड आउट करना है मेगा पास्कल में। किसमें फाइंड आउट करना है, मेगा पास्कल में। करेक्ट है। सो मेगा पास्कल में फाइंड आउट करना होगा तो एक काम करते हैं हम, मीटर में ना लेके हम मिलीमीटर में लेके चलते हैं। ठीक है। सो आपको जो अच्छा लगे, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं बोल रहा हूं कि भाई आपको सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करके लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहो तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट यूनिट प्रॉपरली कन्वर्ट होना चाहिए, राइट। तो ये आपके पास 10 सेंटीमीटर, सो 10 मल्टीप्लाइड बाई हो गया 10 मिलीमीटर का स्क्वायर। क्लियर है। ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास एरिया हो गया। अच्छा, कौन सा एरिया हो गया भाई, ये मेरे पास इस प्लेन का एरिया है। कौन सा प्लेन का, वर्टिकल प्लेन का। करेक्ट है। ये मेरे पास क्या है भाई, ये मेरे पास है वर्टिकल प्लेन। दिस इज द वर्टिकल प्लेन, राइट। ये जो एरिया आप यहां पे देख रहे हो, ये किसका एरिया है, ये इस वर्टिकल प्लेन का एरिया है। करेक्ट है। और वर्टिकल प्लेन को ही मैं क्या मान के चलूंगा, वर्टिकल प्लेन को ही मैं रेफरेंस मान के चलने वाला हूं। जो ये वर्टिकल प्लेन है, इसी वर्टिकल प्लेन को मैं रेफरेंस मान के चलने वाला हूं। अब यहां से अगर आप देखोगे तो अब यहां पे अगर आप देखोगे तो कितने प्लेन पॉसिबल है, दिस इज द वर्टिकल प्लेन, दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन है, दिस इज द वर्टिकल प्लेन।
सो वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच में आप देखोगे देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स, ठीक है। आप देखोगे अगर मैं सपोज यहां पे काम करता हूं, अगर मैं एक ऑब्लिक प्लेन कंसीडर करता हूं, दिस इज द ऑब्लिक प्लेन, करेक्ट है। और ये जो ऑब्लिक प्लेन है, समझना ध्यान से, इस ऑब्लिक प्लेन का लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है, राइट। इस ऑब्लिक प्लेन का लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आपको समझ आ जाएगा। सो ये जो ऑब्लिक प्लेन है इस वर्टिकल प्लेन से, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल। क्लियर है पॉइंट। अगर मैं बोलता हूं ऑब्लिक प्लेन का लोकेशन क्या है, तो आप क्या बोलोगे, ऑब्लिक प्लेन का जो लोकेशन है वो वर्टिकल प्लेन से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितने एंगल पे है, क्या बोलेंगे, थीटा एंगल पे है। क्या इतनी बात समझ पाए हो, राइट। चलो अब यहां से अगर मैं बोलता हूं कि भाई ये देखो, ये मेरे पास था रेफरेंस प्लेन, ठीक है, ये मेरे पास क्या था, ये मेरे पास रेफरेंस प्लेन था, ये मेरे पास क्या है, ऑब्लिक प्लेन है, और ये जो ऑब्लिक प्लेन है इस ऑब्लिक प्लेन का जो लोकेशन है वर्टिकल प्लेन से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल पे है। सो पहले हम क्या फाइंड आउट करने वाले, पहले हम ऑब्लिक प्लेन में ही नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद तो हम किसी भी प्लेन में हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट, बशर्ते हमको उस प्लेन का लोकेशन सही से बताना आना चाहिए। क्लियर है क्या पॉइंट, ठीक है। सो फिलहाल यहां पे अगर आप समझोगे तो ये जो वर्टिकल प्लेन है, साफ साफ मैं लिख रहा हूं, ये जो वर्टिकल प्लेन है ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है रेफरेंस प्लेन, ठीक है। ये जो वर्टिकल प्लेन है ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है रेफरेंस प्लेन, और इस रेफरेंस प्लेन से थीटा एंगल पे क्लॉकवाइज, सॉरी, थीटा एंगल पे काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, आपके पास ऑब्लिक प्लेन है। और इस ऑब्लिक प्लेन पे अगर आप देखोगे, इस ऑब्लिक प्लेन पे अगर आप देखोगे तो ये मेरे पास क्या था भाई, ये मेरे पास P था, ये मेरे पास P था, और इस P के दो कंपोनेंट आएंगे, इस P के दो कंपोनेंट को आप रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहां से अगर आपको बोलूं कि ये जो ऑब्लिक प्लेन आप देख रहे हो, इस ऑब्लिक प्लेन पे P का दो कंपोनेंट आएगा, एक नॉर्मल टू द ऑब्लिक प्लेन, सेकेंड टेंजेंशियल और पैरेलल टू द ऑब्लिक प्लेन, राइट। सो अगर मैं यहां पे अगर आपसे बोलूं कि ये जो P है इसको आप रिजॉल्व करिए, तो रिजॉल्व करना तो सबको आता होगा, दिस इज द बेसिक मैकेनिक्स, ठीक, रिजॉल्व करना सबको ही आता होगा, राइट। सो यहां पे अगर देखोगे तो P के आपके पास दो कंपोनेंट है, एक मेरे पास क्या है, नॉर्मल टू द ऑब्लिक प्लेन, और दूसरा मेरे पास क्या है, दूसरा है मेरे पास टेंजेंशियल टू द ऑब्लिक प्लेन। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अच्छा अगर आप देखोगे कि भाई ये दोनों प्लेन, ठीक है, दिस इज द वर्टिकल प्लेन, दिस इज द ऑब्लिक प्लेन, ये एंगल थीटा है, तो भाई थीटा यहां पे कौन सा होगा, तो भाई इनके बीच का जो एंगल है, इनके बीच का जो एंगल है वही इनके परपेंडिकुलर के बीच का भी एंगल होगा, राइट। सो अगर देखोगे इस वर्टिकल प्लेन का परपेंडिकुलर है हॉरिजॉन्टल, इस ऑब्लिक प्लेन का परपेंडिकुलर है ये नॉर्मल, तो ये एंगल भी कितना हो गया, दिस इज थीटा, करेक्ट है। सो जो Pn है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा P cos थीटा के बराबर, और Pt जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, P sin थीटा के बराबर, करेक्ट है पॉइंट। चलिए ये तो आपको ऑब्लिक प्लेन में नॉर्मल फोर्स और शियर फोर्स के बारे में पता चल गया। अब मेरे को बताना क्या है, अब मेरे को बताना है भाई ये जो आपके पास ऑब्लिक प्लेन है, इस ऑब्लिक प्लेन का एरिया क्या होगा, क्योंकि हम स्ट्रेस कैलकुलेट कर रहे हैं, और स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको एरिया चाहिए जिस प्लेन में हम स्ट्रेसेस फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट। सो यहां पे हम ऑब्लिक प्लेन में स्ट्रेसेस फाइंड आउट कर रहे हैं, ऑब्लिक प्लेन पे अगर हम स्ट्रेसेस फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमें ऑब्लिक प्लेन का एरिया चाहिए, राइट। लेकिन हमें पता कौन से प्लेन का एरिया है, वर्टिकल प्लेन का। सो वर्टिकल प्लेन का एरिया जो है उसको मैं बोलता हूं A है, और जो ऑब्लिक प्लेन का एरिया है उसको मैं क्या बोलता हूं, उसको मैं बोलता हूं A डैश है, राइट। सो यहां से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आसानी से आप A डैश फाइंड आउट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा मेरे पास cos थीटा, दिस इज नथिंग बट द cos थीटा। सो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज A डिवाइडेड बाई A डैश, एंड व्हाट इज A डैश, दैट इज नथिंग बट द A डिवाइडेड बाई cos थीटा। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। ये आ गया आपके पास ऑब्लिक प्लेन का एरिया। अब मेरे को फाइंड आउट क्या करना था, नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, इस ऑब्लिक प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, और नॉर्मल स्ट्रेस को हम किससे शो करते हैं, शो करते हैं सिग्मा से। नॉर्मल स्ट्रेस दैट इज सिग्मा इज नथिंग बट द ग्रीक लेटर, नॉर्मल स्ट्रेस को हम किससे शो करते हैं, सिग्मा से, और सिंस हम ऑब्लिक प्लेन पे देख रहे हैं इसलिए सिग्मा थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा भाई, ऑब्लिक प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस, ऑब्लिक प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस है क्या लिख सकता हूं, नॉर्मल फोर्स, एंड दैट इज नथिंग बट द P cos थीटा डिवाइडेड बाई ऑब्लिक प्लेन का एरिया। सो ऑब्लिक प्लेन का एरिया क्या है, A डिवाइडेड बाई cos थीटा, सो इट इज सिंपली PA cos स्क्वायर थीटा, P बाई A cos स्क्वायर थीटा। सो ये ऑब्लिक प्लेन में क्या हो गया, ये ऑब्लिक प्लेन पे आपके पास नॉर्मल स्ट्रेस है, दिस इज नथिंग बट द सिग्मा थीटा।
क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अच्छा, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है? हमको फाइंड आउट करना है शियर स्ट्रेस इन ऑब्लिक प्लेन, करेक्ट है? सो डेफिनेटली ऑब्लिक प्लेन पे शियर स्ट्रेस आएगा, ठीक। सो शियर स्ट्रेस इन ऑब्लिक प्लेन, लिखा नहीं है मैंने ऑब्लिक प्लेन, लेकिन आप लिख लेना ऑब्लिक प्लेन में, राइट। सो शियर स्ट्रेस इन ऑब्लिक प्लेन किससे डिनोट करेंगे? टाउ थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू शियर फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स, दिस इज नथिंग बट द पी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए डैश, यही हम लिखेंगे, राइट। सो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा भाई? टाउ थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा पी साइन थीटा, ए डैश को मैं लिख सकता हूं ए बाई कॉस थीटा, तो ऊपर जाके ये हो जाएगा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। और यहां से मैं इसको और लिख सकता हूं 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? दिस इज नथिंग बट द पी डिवाइडेड बाई 2a, और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, राइट। सो दिस इज नथिंग बट द शियर स्ट्रेस इन ऑब्लिक प्लेन। क्लियर है पॉइंट? राइट। सो नॉर्मल स्ट्रेस इन ऑब्लिक प्लेन एंड शियर स्ट्रेस इन ऑब्लिक प्लेन आपको पता चल गया। व्हाट इज द नॉर्मल स्ट्रेस? P by a cos स्क्वायर थीटा। व्हाट इज द शियर स्ट्रेस? P by 2a sin 2 थीटा। करेक्ट। ये ऑब्लिक प्लेन में आपके पास नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस आपको फाइंड आउट हो गया। अब करना क्या है? ठीक है, अब यहां पे अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल के रखा है? नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस इन अ प्लेन which makes an angle 30 degree counter clockwise from the vertical plane. करेक्ट। सो दिस इज द वर्टिकल प्लेन विच इज द रेफरेंस प्लेन, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितने एंगल पे है? 30 डिग्री एंगल पे। तो करना क्या है? थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रख दो, राइट। सेकंड क्वेश्चन में बोल के रखे नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस इन अ प्लेन which makes an angle 30 degree clockwise from the vertical plane. So vertical plane से clockwise डायरेक्शन में, ये तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, करेक्ट है। तो उसके हिसाब से समझना ध्यान से, जो क्वेश्चन में आपको प्लेन का लोकेशन दे रहा है उसके हिसाब से आपको करना है, ठीक है। जब आप ये कर रहे हो, जब ये आप इसको एक डेरिवेशन टाइप से समझ लो, जब ये आप डिराइव कर रहे हो ऑब्लिक प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेसेस फाइंड आउट कर रहे हो, तब मेरे पास जो रेफरेंस प्लेन है, वो रेफरेंस प्लेन क्या है? रेफरेंस प्लेन जो है वो वर्टिकल प्लेन है। थीटा मैंने कहां से पॉजिटिव लेके चला है? तो भाई वर्टिकल प्लेन से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो थीटा एंगल है वो पॉजिटिव है। अगर आपको क्लॉकवाइज बोलता है तो आप नेगेटिव ले लेना, सिर्फ चेंजेस यहां पे आएगा। क्लियर है पॉइंट? सो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं, ये आप नोट कर लिए होंगे। चलिए इधर देखते हैं क्वेश्चन नंबर ए। सो यहां से जो आया था वो पहले मैं नोट तो कर लूं, सिग्मा थीटा और टाउ थीटा। So what is the sigma theta भाई? This is nothing but the P by A cos square theta, ये हो गया। And what is the tau theta? That tau theta is nothing but the P by 2A sin 2 theta, यही था। P तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है 10 किलो न्यूटन है, और एरिया भी मेरे को पता है अच्छे से, ठीक है। अच्छा, ये एरिया मैंने कन्वर्ट कर लिया है ना, ये एरिया आपके पास कौन सा एरिया है? दैट इज नथिंग बट द वर्टिकल प्लेन का एरिया, और वही मेरे को पता भी है वर्टिकल प्लेन का एरिया पाई बाई 4, ठीक है, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 स्क्वायर, ठीक है। ये सारा चीज हमने निकाल लिया था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर ए देखिए। सो क्वेश्चन नंबर ए में सबसे पहले आपको बोल के रखा हुआ है, ये मेरे पास था रॉड जिसकी हम बात कर रहे थे, ये मेरे पास है रेफरेंस प्लेन, ये मेरे पास है रेफरेंस प्लेन, दिस इज द रेफरेंस प्लेन। इस रेफरेंस प्लेन से वर्टिकल प्लेन रेफरेंस प्लेन था, रेफरेंस प्लेन है, वर्टिकल प्लेन से काउंटर क्लॉकवाइज कितने एंगल जाना है? 30 डिग्री जाना है, क्लियर है। और ये मेरे पास है ऑब्लिक प्लेन, इस ऑब्लिक प्लेन में आपको बताना है व्हाट इज द नॉर्मल स्ट्रेस एंड व्हाट इज द शियर स्ट्रेस, ये आपको बताना है। क्लियर है? तो करेंगे क्या? कुछ नहीं करना है। थीटा इज इक्वल टू क्या करना है? थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पुट कर देना है, राइट। सो व्हाट इज द सिग्मा थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, सो दैट इज नथिंग बट द P डिवाइडेड बाई, अच्छा P मेरे पास कितना था भाई? P था मेरे पास 10 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई व्हाट इज एरिया? सो पाई बाई 4 इंटू 100 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, राइट। सॉल्व कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहां से सॉल्व करेंगे, किसमें आएगा? न्यूटन mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर, और न्यूटन पर mm स्क्वायर मतलब क्या होता है? दैट इज नथिंग बट द मेगा पास्कल। क्लियर है? सो कैलकुलेशन आप कर लेंगे, कोई भी बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, आसानी से आप कर सकते हो, राइट। अच्छा, सेकेंड अगर मैं बोलूं, टाउ शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, सो ये हो जाएगा अगेन सेम चीज, ठीक है। क्या लिखोगे भाई? P by 2A, राइट। सो ये हो जाएगा P by 2A 10 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई बाई 4 इंटू 100 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 30। क्लियर है? सो यहां से आप क्या निकाल सकते हो? यहां से ये जो ऑब्लिक प्लेन है, ठीक है, उस ऑब्लिक प्लेन में नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस फाइंड आउट कर सकते हो।
क्लियर है? सो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखें। कैलकुलेशन आपको करना है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस इन अ प्लेन विच मेक्स एंगल 30 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल प्लेन। ठीक है, इधर देख लीजिए, ये मेरे पास था रॉड, करेक्ट है, ये मेरे पास था रॉड, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है रेफरेंस प्लेन। ये मेरे पास रेफरेंस प्लेन था, वर्टिकल प्लेन। अच्छा, अब क्या बोल के रखा हुआ है, ये जो मेरे पास रेफरेंस प्लेन है, दिस इज नथिंग बट द इन शॉर्ट वीपी बोल रहा हूं वर्टिकल प्लेन को, राइट। इस वर्टिकल प्लेन से 30 डिग्री क्लॉकवाइज है। सो 30 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब ये ऑब्लिक प्लेन होगा क्या, दिस इज द ऑब्लिक प्लेन। ठीक है, ये दिख रहा होगा 30 डिग्री क्या है, 30 डिग्री क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में बात किसकी हो रही है, सेकंड क्वेश्चन में इस ऑब्लिक प्लेन की बात हो रही है। ठीक है, जो कि वर्टिकल प्लेन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री एंगल पे है, राइट। अब देखो, अब आपके पास दो तरीके से इस प्रॉब्लम को बना सकते हो, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, देखो पहले क्या हो रहा है भाई, या तो आप क्या करो, देखो पहला तरीका जिसको मैं बोल रहा हूं 1, ठीक, या तो आप देखोगे क्योंकि वर्टिकल प्लेन से आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे जा रहे हो, तो या तो आप क्या कर लो, थीटा की वैल्यू आप कितना पुट कर दोगे, -30 डिग्री, या तो आप थीटा की वैल्यू -30 डिग्री पुट कर दीजिए, या तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप एक चीज और कर सकते हो। देखो अल्टीमेटली अगर मैं वर्टिकल प्लेन से, इस वर्टिकल प्लेन से अगर मैं काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 150 डिग्री अगर मैं घूमूं तो मेरे को सेम ही प्लेन मिलने वाला है, राइट। क्या कर रहा हूं देखना, वर्टिकल प्लेन से 150 डिग्री एंगल पे अगर मैं घूमता हूं काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मेरे को सेम ऑब्लिक प्लेन ही मिलने वाला है, यही प्लेन ही मिलने वाला है। क्लियर? सो क्वेश्चन को बनाने के लिए या तो मैं थीटा की वैल्यू -30 पुट कर दूं, या तो मैं क्या कर दूं, थीटा की वैल्यू क्या करूं, काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव 150 डिग्री पुट करके आंसर कैलकुलेट कर लूं। सो दोनों ही केस में आपका आंसर सेम आएगा, दोनों केस में आंसर अलग अलग नहीं आने वाला है, आंसर क्या है वो सेम आएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, सो करना क्या है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, सिर्फ थीटा की वैल्यू आपको चेंज करना है। क्लियर है? सो अगर वर्टिकल प्लेन से क्लॉकवाइज बोल के रखा है तो क्लॉकवाइज या तो आप माइनस ले लो, या तो एक काम करो, उस प्लेन पे अगर आपको पहुंचना है तो उस वर्टिकल प्लेन से आप काउंटर क्लॉकवाइज घूमो, जो आपको अच्छा लगता है वो करो। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन था, आई थिंक दिस इज बी ना, दिस इज नॉट ए, राइट, बी। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी, चलो क्या बोल के रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस इन अ प्लेन which makes an angle 30 degree clockwise from the horizontal plane, right? अच्छा, अब आपके पास क्या बोल के रखा है, अगेन सी दिस इज द रॉड, दिस इज द रॉड, ये आपके पास रॉड है, और ये मेरे पास क्या है भाई, ये मेरे पास है वर्टिकल प्लेन। ठीक है, ये मेरे पास हो गया वर्टिकल प्लेन, और ये मेरे पास हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये मेरे पास है हॉरिजॉन्टल प्लेन, राइट। क्या बोल के रखा है क्वेश्चन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 डिग्री क्लॉकवाइज, हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये हो गया सी, हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 डिग्री किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, करेक्ट है। सो अब यहां से अगर देखोगे तो भाई हॉरिजॉन्टल प्लेन से अगर बोलता है क्लॉकवाइज 30 है, तो इस प्लेन का अगेन, अब मेरे लिए ऑब्लिक प्लेन ये हो गया, अब इस ऑब्लिक प्लेन का लोकेशन वर्टिकल प्लेन से आपको बताना है, क्योंकि मेरा रेफरेंस प्लेन वर्टिकल है, राइट। सो वर्टिकल प्लेन से आपके पास क्या हो जाएगा, सी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितने एंगल पे हो गया, 60 डिग्री पे। क्लियर है क्या पॉइंट? ठीक है, सो इस क्वेश्चन में मैं क्या कर दूंगा, थीटा की वैल्यू में कितना पुट कर दूंगा, थीटा की वैल्यू में पुट कर दूंगा 60 डिग्री। सो थीटा अगर मैं 60 डिग्री पुट करूं तो आसानी से मैं सिग्मा थीटा और टाउ थीटा जो है वो कैलकुलेट कर सकता हूं। सो दिस इज प्रॉब्लम नंबर सी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एंड ऑल्सो इट्स लोकेशन। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर डी। सो क्वेश्चन नंबर डी, ये हो गया डी। क्या बोल के रखा है भाई, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस बताना है और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बताना है। सो साफ साफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको दिख रहा होगा, राइट। सो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा, ठीक है, और किस प्लेन पे होगा मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस। सो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस का अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप देख रहे हो तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि cos स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1। सो थीटा इज इक्वल टू कितना, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब सीधी सी बात है, एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री सिग्मा बिकम्स, नॉर्मल स्ट्रेस बिकम सिग्मा मैक्स, करेक्ट है। सो भाई लोकेशन मिल गया, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री मतलब वर्टिकल प्लेन।
सो नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम कहां पे होगा? नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो मैक्सिमम होगा ऑब्लिक प्लेन में, और कितना होगा तो साफ साफ बता सकते हो, सिग्मा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या फिर सिग्मा मैक्सिमम, एंड दिस इज नथिंग बट द पी डिवाइडेड बाई ए, राइट। इसका मतलब अगर आप जब देखो, पहले मैं क्या बोलता था, पहले मैं ऐसा कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा होगा किसी ने, ठीक है, आपके पास मान लीजिए आपके पास ये रॉड है, लोड लगा हुआ है पी, तो क्वेश्चन में आपको पूछता है व्हाट इज द स्ट्रेस। एक्चुअली क्वेश्चन में क्या पूछना चाहिए, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस, क्योंकि जब आप P बाई ए बोलते हो, जब आप P बाई ए बोलते हो तो वो जो P बाई ए है वो नॉर्मल स्ट्रेस नहीं है, वो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस है। बात समझ में आ रहा है? जो P बाई ए है वो क्या है, वो है मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, और किस प्लेन में एक्ट करेगा तो हम क्या बोलते हैं कि वर्टिकल प्लेन में एक्ट करेगा, राइट। नाउ सेकंड आपके पास क्या बोल रहा है, ये तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस हो गया। व्हाट इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस भाई? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होगा? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो साफ साफ यहां से दिख रहा है कि भाई अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो जाए तो साइन 2 इंटू 45 साइन 90 इज इक्वल टू 1, वही मैक्सिमम वैल्यू है साइन की, राइट। सो यहां पे आप दिख रहा है कि एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है, आपके पास जो टाउ है वो क्या होगा, दैट इज मैक्सिमम। सो निकाल लीजिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री पे, ये हो गया टाउ मैक्स, एंड दिस इज इक्वल टू, ठीक है, ये आ जाएगा P डिवाइडेड बाई 2a, करेक्ट है। सो अगर मैं बोलता हूं P डिवाइडेड बाई 2a, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, करेक्ट है पॉइंट, राइट। अच्छा एक चीज और, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपके पास ये मेंबर है और इस मेंबर में अगर टेंसाइल लोड लगा है तो शियर नहीं आएगा, ठीक है, वर्टिकल प्लेन में शियर नहीं आएगा, ठीक है। वर्टिकल प्लेन जो आप देख रहे हो, जो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का प्लेन देख रहे हो, वहां पे शियर नहीं आएगा, करेक्ट है। वहां पे क्या आएगा, वहां पे सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस आएगा, क्योंकि आप थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री अगर पुट करोगे तो साइन जीरो क्या होता है भाई, जीरो, ठीक है। सो वर्टिकल प्लेन में शियर स्ट्रेस नहीं आएगा, लेकिन ऑब्लिक प्लेन तो है, उन ऑब्लिक प्लेन में आपके पास शियर स्ट्रेस आएगा, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होगा, सो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा P बाई 2a, और कहां पे होगा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे होगा। क्या बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो चलिए ये आपके पास समझ आ गया। अच्छा ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, तो हमको निकल गया मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस निकल गया, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकल गया, क्लियर है पॉइंट, राइट। अच्छा इसी क्वेश्चन में आपको बोल के रखा है कि भाई नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के प्लेन में, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का प्लेन किस पे है, 45 डिग्री पे। नाउ नेक्स्ट आपके पास जो E है वो आपको पूछा था नॉर्मल स्ट्रेस इन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन, मतलब टाउ मैक्सिमम के प्लेन में, नॉर्मल स्ट्रेस इन टाउ मैक्सिमम प्लेन। सो नॉर्मल स्ट्रेस इन टाउ मैक्सिमम प्लेन कितना हो जाएगा, सो यहां से अगर देखोगे भाई टाउ मैक्सिमम का प्लेन कहां पे, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे, और हमको नॉर्मल स्ट्रेस उसी प्लेन में फाइंड आउट करना है, तो कुछ नहीं करना है, यहां पे आपके पास ये हो गया P बाई ए, और ये हो गया cos स्क्वायर 45 डिग्री, cos 45 होता है 1/√2, cos स्क्वायर 45 1/2a, सो ये हो जाएगा P बाई 2a, राइट, एंड दिस इज नथिंग बट द नॉर्मल स्ट्रेस इन टाउ मैक्सिमम प्लेन, क्लियर है पॉइंट। सो भाई वैल्यूज तो सॉरी कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो, कैलकुलेशन में कोई भी दिक्कत नहीं है, हाई फाई कैलकुलेशंस नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, यूनिट का ध्यान रखना है, तो क्या ध्यान रखना है वो सारी चीज मैंने आपको बता दी है, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो ये आपके पास प्रॉब्लम है, राइट, ये आपके पास प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम के पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो मैं वही आपको बोला था, प्रॉब्लम पकड़ेंगे, कॉन्सेप्ट डिस्कशन करेंगे, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं फिर।